हेलो टू ऑल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में अपन वेक्टर्स के सारे कंसेप्ट्स को फोड़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वेक्टर्स के साथ और इसका इंट्रोडक्शन के साथ। तो ठीक है, वेक्टर। अब कई लोगों को लग रहा होगा वेक्टर के ऊपर ये एरो क्यों लगा है। बेटा देखते जाओ आगे आगे लेक्चर, समझ में आ जाएगा वो एरो क्यों लगा हुआ है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वेक्टर्स। देखो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्या, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में तुमने किसी का भी लेक्चर देखा होगा। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ पता ज़रूर चली होगी, क्या कि एक फिज़िकल क्वांटिटी में अरे यार, तुम तो पहले ही लेक्चर में साथ छोड़ दिए हमारा मार्कर। हाँ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट होता है। क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट होता है। ये तो ठीक है, लेकिन ये है अधूरी बात। क्या है? ये है अधूरी बात। ये बात सच्ची है, लेकिन ये है अधूरी बात। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू या उसके यूनिट से काम नहीं बनता, हमको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। ठीक है, और उस डायरेक्शन के बेसिस पे जब फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें दो क्लासिफिकेशन होते हैं। क्या क्या? स्केलर्स और वेक्टर्स। क्या क्या? स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है भाई, तो मान लेते हैं, चलो स्केलर्स का एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लेते हैं मम्मी ने बोला कि जाके बाज़ार से 2 किलो आम और 5 किलो सेब ले गया। मैं गया सेब वाले के पास, मैंने 5 किलो सेब उठाए। मैं गया आम वाले के पास, मैंने 2 किलो आम उठाए। अब क्या हुआ कि मैं लेके आ जाऊंगा भाई, है ना, तो 5 + 2 7 किलो लेके आ जाऊंगा, है ना। अब मैं उसमें मम्मी से थोड़ी ना पूछूंगा कि 2 किलो आम वेस्ट के डायरेक्शन से लाऊं या 5 किलो सेब ईस्ट के डायरेक्शन से लाऊं। तो उसमें मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट बोला, मैंने ले आया। अब हाँ, मैं जो गया तो उस रास्ते में मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है, उस रास्ते में मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। तो उस टर्म्स में मुझे वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पे अगर कैटेगराइज किया जाए, ओहो, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, अरे यार, फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर डायरेक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाए तो इसके दो भाग निकल के आते हैं, जो कि होते हैं पहले स्केलर्स और दूसरे होते हैं वेक्टर्स, जो कि हर जगह काम आते हैं, काम के बंदे। ठीक है, पहले क्या होते हैं? स्केलर्स, दूसरे होते हैं वेक्टर्स। ठीक है, स्केलर्स के बारे में बात करता हूँ। स्केलर्स वो है जिनके लिए मुझे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधी बात है ना। किसी ने मुझे बोला कि तेरे हाथ में 1 किलो आम है, 1 किलो सेब है और तू है 50 किलो का, तो बता तेरा वजन कितना है। मैं बोलूँगा 52। क्या मुझे इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ी? क्या बता, मैंने डायरेक्ट ऐड किया है भैया। तो स्केलर्स में जो है कोई नए नियम की ज़रूरत नहीं पड़ती एडिशन के लिए। ये जो है स्केलर जो है एल्जीब्रिकली सम हो जाता है, एल्जीब्रिकली ऐड हो जाता है, एल्जीब्रिकली ऐड। स्केलर जो है एल्जीब्रिकली ऐड हो जाता है और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती वेक्टर की स्केलर्स में, है ना। स्केलर्स की क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है, जैसे कि स्पीड। ठीक है, किसी का स्पीड बताने के लिए मुझे किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहीं उस स्पीड के साथ मैं कोई डायरेक्शन दे दूं तो वो स्पीड की टर्म रहती ही नहीं है, वो हो जाती है वेलोसिटी की टर्म। ऐसी एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती है। कैसे? क्योंकि उसके साथ डायरेक्शन भी जुड़ा होता है। ठीक है, तो स्केलर्स को क्या है, एल्जीब्रिकली ऐड हो जाते हैं। वहीं वेक्टर्स की बात करूं मैं, तो मान लो कि यहाँ कोई चौक है। ठीक है, ये चौक है। अब चौक से मान लो मुझे किसी ने बता दिया कि एक जगह मिलते हैं आम रस। क्या? आम रस।
चौक से कितना किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर। इस चौक का नाम दे देते हैं अपन अदरक चौक, ठीक है। इसके 5 किलोमीटर दूर क्या मिलते हैं, एक जगह मिलते हैं आम रस। अब मैं आम रस की लालच में भटकता सा मुसाफिर, ठीक है, इधर उधर दौड़ रहा हूँ। अब 5 किलो मैं चौक तो पहुँच गया, लेकिन चौक पहुँचने के बाद मैंने सोचा कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी उससे पूछ के रास्ता, ठीक है, क्योंकि उसने मुझे बता तो दिया चौक से 5 किलोमीटर है, लेकिन चौक से 5 किलोमीटर किस डायरेक्शन में है ये तो बता देता, ठीक है। तो इस चक्कर में मुझे क्या, आम रस की लालच में मेरा सारा का सारा पेट्रोल उड़ गया और मैं यहाँ से लेके ऐसा पूरा 5 किलोमीटर का रेडियस का गोला बना दिया। और ऐसे मैं पहले यहाँ गया, फिर मैं ऐसे गोल चक्कर पूरा घूमा 5 किलोमीटर का इस चौक से ऐसे ऐसे, और फाइनली मुझे आम रस वाला कहाँ मिला, यहाँ पे। तो क्या अगर वो मुझे डायरेक्शन बता देता, तो उस चौक से किस डायरेक्शन में जाना है वो मुझे बता देता, तो क्या मेरा काम आसान हो सकता था? जी हाँ, बिल्कुल मेरा काम आसान हो सकता था। बस यही वेक्टर्स के काम आते हैं कि हमको वेक्टर्स यही ज़रूरत पड़ती है कि अगर किसी भी चीज़ का पोजीशन एकदम क्लियरली बताना पड़े, एकदम क्लियरली मतलब वो किस डायरेक्शन पे खड़ा है, ठीक है, तब अपन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, तब पड़ती है हमें वेक्टर्स की ज़रूरत। वहीं स्केलर्स की बात करें तो अभी तक तो पढ़ते आ ही रहे हैं इसको। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है, मास स्केलर होता है, मास ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और क्या स्केलर होता है, डिस्टेंस स्केलर हो जाता है। डिस्टेंस बोला हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं ना, डिस्टेंस स्केलर होता है। और क्या स्केलर होता है, करंट स्केलर होता है। अब तुम लोग बोलोगे करंट कैसे स्केलर, उसमें तो डायरेक्शन होता है, ये एक्सेप्शन केस है, मैं बता दूंगा, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए वेक्टर में नहीं आता करंट, ठीक है। और क्या चीज़ स्केलर होती है, और बहुत सारी चीज़ें स्केलर होती है, और वर्क डन भी स्केलर होता है, वर्क डन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्केलर होती है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पता है ना भैया क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन, फोर्स, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और वेक्टर्स में आती है। तो बात करते हैं यार अब आगे की, तो अब बात करते हैं यार रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स रिप्रेजेंट होते कैसे हैं, है ना। देखो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक टेल चाहिए और एक हेड चाहिए, मतलब एक एरो से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये ऐसा कोई एरो है, तो ये जो है ये वाला हिस्सा ये कहलाता है टेल, ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है हेड, ठीक है। और इस एरो की लेंथ कितनी रहती है, मान लेते हैं मैं वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वेयर 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे जो है वेक्टर रिप्रेजेंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही लंबा ये वेक्टर होगा, लेकिन हर बार अपन इतना लंबा चीज़ नहीं बना सकते। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है तो वेलोसिटी के ऊपर क्या इतना लंबा सा रखेंगे, नहीं बना सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं क्वांटिटीज़ के ऊपर छोटा सा वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे बना देते हैं। ये जो क्वांटिटीज़ के ऊपर जो छोटा सा वेक्टर रहता है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रहता है, हमेशा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे वेलोसिटी का वेक्टर ये है, एक्सेलरेशन का वेक्टर ये है, ठीक है, तो ये हमेशा जो है इसी डायरेक्शन में रहता है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सही। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हेड से, टेल से, इनका लेंथ होता है उतना बड़ा जितना इनका कोई वेलोसिटी वेक्टर जैसे किसी वेक्टर का वैल्यू दिया होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यार वेक्टर्स जब ग्राफिकली आते हैं
उससे पहले बात करते हैं कि जो 4 डायरेक्शन है बेसिक्स, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उनको अपन एक प्लेन में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, मेरा ब्लैक पेन चल क्यों नहीं रहा है यार, इंक तो डाला था अभी, अरे यार, चलो 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 अपन राइट से ही बना लेते हैं। तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, तो नॉर्थ जो है प्लेन में, अगर प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो नॉर्थ जो है ऊपर आता है, ठीक है, साउथ जो है उसके अपोजिट नीचे आ जाता है, ठीक है, ईस्ट जो है वो इस तरफ जाता है और वेस्ट जो है उसके अपोजिट आ जाता है। ठीक है, तो अगर 4 डायरेक्शंस को अपने को एक प्लेन में दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट और इधर की तरफ वेस्ट। ठीक है, तो अब जो है इन 4 क्वाड्रेंट्स में किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे पता कर सकते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, रुक जाओ, कपड़ा से करता हूँ। ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है वेक्टर। अब मान लो कि कोई पार्टिकल है जो कि यहाँ पे है ऐसे 30 डिग्री पे, और ऊपर है नॉर्थ और इस तरफ है ईस्ट, तो फिर मैं इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे बता सकता हूँ। ठीक है, मतलब इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर छोड़ के मतलब डायरेक्शन कैसे बता सकता हूँ, सीधी बात करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है डायरेक्शन क्या होगा पता है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्यों ऐसा बोले, ठीक है, देखो ईस्ट से जो 30 डिग्री पे है, इसीलिए इस पार्टिकल को बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से 30 डिग्री पे रहेगा तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और नॉर्थ से 30 डिग्री पे रहा। ठीक है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री यहाँ पे आया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, अब कुछ और देखते हैं, अब वेस्ट और ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट, ये साउथ, मान लेता हूँ यहाँ पे लिया, ये 45 डिग्री, तो इसको क्या बोलेंगे, 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, नहीं साउथ ऑफ ईस्ट, क्योंकि साउथ के सामने वो नहीं है, क्या बोलते हैं, डिग्री नहीं है, तो वो पहले आ जाएगा। 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, क्या 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अगला एक और देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई चीज़ यहाँ पे है जो कि बना रहा है 75 डिग्री। ठीक है, तो इधर होता है कौन सा डायरेक्शन, वेस्ट, और इधर होता है साउथ, तो इसको क्या बोलेंगे, 75 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा। वही है 75 डिग्री यहाँ होता तो 75 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ बोलते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा चारों डायरेक्शन में। अगर यहाँ पार्टिकल है और यहाँ से बन रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये नॉर्थ और ये हो जाएगा वेस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो ऐसे करके जो है ये 4 डायरेक्शन रिप्रेजेंट होते हैं, और इन चारों डायरेक्शन में कहीं भी कोई पार्टिकल रखा होगा तो उनको ऐसे पुकारा जाता है। तो मैं बोलूँ अगर 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, नहीं मतलब 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है, साउथ ऑफ ईस्ट बोलूँ तो यहाँ 30 डिग्री ईस्ट से, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलूँ, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट बोलो तो मतलब वेस्ट से 30 डिग्री निकलेगा। ठीक है, बात करते हैं वेक्टर एडिशन के एग्जांपल्स के बारे में। वेक्टर एडिशन के एग्जांपल से पहले एक वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लेते हैं।
तो एक वेक्टर में सबसे पहले होता है उसका एक मैग्नीट्यूड और उसका एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड बोले तो मान लो कोई वेलोसिटी है जिसका है 5 मीटर पर सेकेंड और वो जा रहा है ईस्ट की तरफ बोले तो इस तरफ, ठीक है। तो इससे पता चल गया कि एक वेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा होता है डायरेक्शन। क्या क्या होता है वेक्टर में, मैग्नीट्यूड जो कि ये टर्म रिप्रेजेंट करता है और डायरेक्शन जो कि ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है उसकी, मगर किस तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो एक तो चीज़ है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। लो ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब अपन वेक्टर एडिशन के एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो अपना भाई चिंटू है, चिंटू वो 5 मीटर चला, ठीक है। एक सेकेंड यार, मान लो अपना भाई चिंटू है, वो 5 मीटर चला, 5 मीटर चल के यहाँ आ गया। अब मान लो 5 मीटर वो और चल दिया, मान लो 5 मीटर वो और चल दिया, तो वो कितना चला, ठीक है, वो चला 10 मीटर, ठीक है। ये सब ने बोला होगा यही। अब मान लो चिंटू इधर चला 5 मीटर और इधर वापिस आया 3 मीटर, तो बताओ अब इसका नेट रिजल्टेंट वेक्टर कितना है, ठीक है। तो तुम लोग, कई लोग डिस्टेंस समझ के इसको 5 + 8 कर दो, 5 + 3 8 कर दोगे, लेकिन अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर की बात करूं तो 5 मीटर इस तरफ है और 3 मीटर इस तरफ है, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, यहाँ डायरेक्शन मैटर करता है, इसीलिए यहाँ पे उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 5 मीटर - 3 मीटर = 2 मीटर होगा, समझ रहे हो। अब मान लो कि चिंटू जो है इस तरफ जाता है 5 मीटर। अब चिंटू का मन किया आगे पीछे नहीं जाएंगे, अब तो सीधा ऊपर जाऊंगा, ठीक है, ऊपर मतलब वो वाला ऊपर नहीं, ठीक। अब ऊपर गया वो 3 मीटर। अब मैंने पूछा कि अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, अब वेक्टर एडिशन का क्या रूल लगेगा कि मुझे नेट वेक्टर कितना वो डिस्प्लेस हुआ है वो मिल जाएगा। तो तुम लोग बोलोगे भाई ऐसे करके ये जोड़ गए, लेकिन अब इसको निकालोगे कैसे। तो अब यहाँ पे आएगा पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स पे लगता है, ठीक है। हालांकि इसका एनालिटिकल मेथड है कि कैसे होता है ये चीज़, लेकिन अभी अपन हल्का फुल्का ही देख रहे हैं, इसलिए अभी पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो √5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब √25 + 9 √34 √34 मीटर चला ये, है ना। बस इसी की तरह है वेक्टर एडिशन के ये सारे रूल्स, ठीक है। अब मान लो कि मैं बोलता हूँ कि इस तरफ चिंटू चला, उसके बाद वो किसी स्पेसिफिक एंगल पे चलने लग गया, 60 डिग्री मान लेते हैं, तो कैसे करें, तो रिजल्टेंट ये वाला होगा। इन सब कंडीशन में जो है वेक्टर एडिशन का रूल्स लगता है, जो कि है ट्रायंगल एडिशन और पैरेललोग्राम रूल, ये सब रूल लगने लग जाते हैं इसमें। तो ये सब रूल तो अपन अगले लेक्चर या फिर 2-3 लेक्चर्स के बाद बात करेंगे, अभी इन सब की बात नहीं करते। अभी अपन जनरली वेक्टर्स के जो थोड़े थोड़े प्रॉपर्टीज़ है उनके ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं अभी। तो अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखो, अगर कोई वेक्टर है, पहला प्रॉपर्टी ना, अगर कोई वेक्टर है ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है इसको मैं कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ। पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब
ये वेक्टर को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। तो इस वेक्टर के डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये पहले भी उस तरफ ही जा रहा था, अभी भी उस तरफ ही जा रहा है, बस थोड़ा सा नीचे हो गया है ना। पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूँ इधर। अब पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब क्या, मैं इसको आगे या पीछे भी शिफ्ट कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसको आगे या पीछे भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ये इधर भी लिख सकता हूँ या ये इधर भी लिख सकता हूँ। इसके डायरेक्शन या इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। इसी कारण से इस जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, इसका ये प्रॉपर्टी बन जाता है कि इसको पैरेलली मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। ठीक है, अब दूसरा वाला केस देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई वेक्टर जा रहा है इधर, ठीक है, और कोई वेक्टर जो है इधर जा रहा है, और मेरे को ये दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच ऐसे 120 डिग्री है, ठीक है। और अगर मेरे को कोई भी पूछता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो एंगल तो यहाँ 120 डिग्री दिख ही रहा है, तो कई लोग बोल देंगे कि 120 डिग्री है इन दो वेक्टर्स के एंगल। लेकिन वेक्टर्स में जब एंगल नापा जाता है तो ये चीज़ सबसे पहले देखी जाती है कि उन दोनों का टेल किधर है। वेक्टर्स में जब भी किसी का डायरेक्शन नापा जाता है तो उन दोनों का टेल मिलाया जाता है, ठीक है। और उन दोनों के टेल्स के बीच जो एंगल बनता रहता है उसको बोलते हैं एंगल्स बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है। तो अगर ऐसा कंडीशन देके या ऐसा कोई भी कंडीशन देके कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उन दोनों का टेल मिलाना, मतलब इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ले आना, उसके बाद जो एंगल बनेगा वो है एंगल। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is taken by tail to tail, ठीक है। तो ये जो चीज़ है एंगल बिटवीन वेक्टर्स में, ये गलत है और ये वाली चीज़ सही है। अब बात करते हैं आप थोड़े से आगे वाले पॉइंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या क्या है, देखो यहाँ पे 7 कैटेगरी दिए हुआ है, सातों कैटेगरी को इस तरफ डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मैं किसी का डेफिनेशन तो नहीं लिख रहा, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर मान लो कोई वेक्टर इधर जा रहा है, ए वेक्टर है, ठीक है, और मान लो कोई वेक्टर इसी तरफ जा रहा है, बी वेक्टर, ठीक है, और ए वेक्टर जो है मान लो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है, तो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, किधर, ईस्ट की तरफ, ठीक है, और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स होंगे, ठीक है। अब किस किस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, अगर ए वेक्टर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ जा रहा है और बी वेक्टर जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो फिर ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। और दूसरा, अगर ए जो है वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, लेकिन उसी तरफ बी वेक्टर जो है अगर फोर्स का रिप्रेजेंटेशन है, मतलब 2 न्यूटन है, मीटर पर सेकेंड से न्यूटन, अगर यूनिट भी चेंज होता है और ईस्ट की तरफ ही जा रहा है, तो भी ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा, ठीक है। सिर्फ इस कंडीशन में जब मैग्नीट्यूड, यूनिट और उसका डायरेक्शन, ये तीनों चीज़ें सेम होंगी और एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तो वो चीज़ कहलाएगी इक्वल वेक्टर, ठीक है। अब देखते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, बस वही पैरेलल जा रहे हैं और क्या। हाँ, तो भाई पैरेलल वेक्टर क्या होता है, मान लेते हैं एक वेक्टर इधर जा रहा है ए, ये बोले तो चिंटू इधर जा रहा है,
ठीक है। वहीं रानी इधर, गुड्डी इधर, बबली इधर, सब इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगे, ये पैरेलल वेक्टर से एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर। अब वहीं एंटी पैरेलल वेक्टर दूसरा कैटेगरी। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, मान लेते हैं कि चिंटू जा रहा है इधर और वहीं बबली जा रही है इधर, तो ये एक दूसरे के जो है ना एंटी पैरेलल वेक्टर्स होंगे। अब एंटी पैरेलल क्यों होंगे, दोनों पैरेलल ही तो दिख रहे हैं, मतलब एक ही लाइन पे तो दिख रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हुए। वेक्टर्स का क्या होता है ना, वो उनके एरो से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिस तरफ उनका एरो उसी तरफ हो जाते हैं। तो एक जो कैटेगरी है ना, मतलब एक प्रॉपर्टी है ना कि वेक्टर को पैरेलली उठा के रख सकते हैं। तो ये वाले मान लो ये ए वेक्टर जो है इधर जा रहा है और बी वेक्टर इधर जा रहा है, तो इस बी वेक्टर को मैं पैरेलली उठा के इसके टेल पे रख देता हूँ, ठीक है, इसके टेल पे रख देता हूँ, तो बी वेक्टर ऐसे हो जाएगा। और ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो है डायरेक्शन उनके टेल से नापा जाता है, ये भी एक प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। और किसी भी वेक्टर्स के बीच में 180 डिग्री बनता है तो वो क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर्स की। इनके अलावा जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर भी होते हैं, लेकिन उनको अलग से थोड़ा सा देखेंगे अपन, ठीक है। अभी नेगेटिव वेक्टर देखते हैं। नेगेटिव वेक्टर बोले तो अगर ये पॉजिटिव वेक्टर है, ए इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो सेम अगर इसके डायरेक्शन इधर जाएगा, अगर सेम उसी पैरेलल लाइन में अगर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो इधर जा रहा है तो इधर ए वेक्टर इधर है तो इधर, ठीक है। ए वेक्टर इधर है तो इसका नेगेटिव वेक्टर होगा इधर, समझ रहे हो, मतलब जिधर ए जाएगा उसका अपोजिट वर्जन जो है वो नेगेटिव वेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्करेंट वेक्टर्स की। कॉन्करेंट वेक्टर क्या होंगे, इसको थोड़ा देखते हैं। देखो कॉन्करेंट वेक्टर क्या है, एक ही माँ के दो सपूत, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पॉइंट से दो वेक्टर्स निकल रहे हैं, ठीक है। एक पॉइंट से दो वेक्टर्स निकल रहे हैं या फिर एक पॉइंट से दो या चार वेक्टर निकलते हुए दिख रहे हैं। दिख रहे हैं बोले तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये तीनों किसी एक पॉइंट से निकलते हुए दिख रहे हैं। चलो इसको पीछे एक्सटेंड करके देखते हैं। तो एक्सटेंड किया मैंने, इसको भी एक्सटेंड किया और इसको भी एक्सटेंड किया, तो ये तीनों एक पॉइंट से निकलते हुए दिख रहे थे, ठीक है। एक माँ के तीन बच्चे, ठीक है, तीनों निकलते हुए दिख रहे थे। इसी कारण इन तीनों का नाम क्या रख दिया, कॉन्करेंट वेक्टर्स। क्या मतलब अगर एक ही पॉइंट से 2 3 4 5 6 7 फलाना ढिमकाना जितने भी वेक्टर्स निकलेंगे उन सबको क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट वेक्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स की। कोप्लेनर वेक्टर देखो इसके दो कैटेगरी बनते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, दो वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में, दो वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में। अब क्या दो वेक्टर होना ज़रूरी है इसके लिए, नहीं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन दो वेक्टर जो है हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन बोले तो ये वाला प्लेन, मतलब मान लो कि ये जो बोर्ड है ये पूरा एक प्लेन है और एक वेक्टर जो है इस तरफ जा रहा है और एक वेक्टर जो है इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये यही वाले प्लेन में है ना, ये पूरे बोर्ड के ही प्लेन में चल रहा है सब कुछ। अब मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो कौन सा प्लेन, तो ये वाले प्लेन में चल रहा है सब कुछ काम ये वाले प्लेन में चल रहा है। एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो कौन से प्लेन में, तो फिर से ये वाले प्लेन में। एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, ऐसे, तो ये वाले प्लेन, मतलब दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, ठीक है। अब देखते हैं तीन वेक्टर्स के बारे में। तो तीन वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। अगर मान लो कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो फिर वो एक ही प्लेन में तीनों ऐसे घूमेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब एक ही प्लेन में रहेंगे तीनों। और दो और तीन वेक्टर कोप्लेनर नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, अगर एक प्लेन है, ठीक है, एक इधर वेक्टर है, एक इधर वेक्टर है, और मान लो एक तीसरा वेक्टर जो कि निकल के आता है अंदर से,
ऐसे निकल के आता है एक वेक्टर, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, को प्लेनर वेक्टर नहीं बोलेंगे। जब एक ही प्लेन में होंगे सब वेक्टर्स तो उनको बोलेंगे को प्लेनर वेक्टर्स। अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मान लो कि एक वेक्टर कोई इधर जा रहा है, ठीक है, और एक वेक्टर कोई इधर जा रहा है। ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। मतलब क्या, दोनों के बीच में जैसे ही 90 डिग्री, मतलब ये, मतलब एक इधर की तरफ जा रहा है, झुमझुम झुमझुम झुमझुम, एक इधर की तरफ झुमझुम झुमझुम, दोनों के बीच में क्या बना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। वो दोनों क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब क्या क्या डिस्कस करना बच गया अपने को, एक तो है जीरो वेक्टर और दूसरा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का एकदम डीप एक्सप्लेनेशन करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का है। बाकी ये सब ऐसे ही चना मुरा टाइप का उड़ा दिया हूँ मैं फट फट जल्दी जल्दी। क्या है ना, इतने कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस समझना ज़रूरी है होते क्या क्या है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर्स के बारे में। बात करते हैं यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो पहले देखते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, इट इज़ अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन। देखो इसका डेफिनेशन पढ़ के तो कुछ समझ नहीं आया, अपन देखते हैं। अगर मान लो ये कब यूज़ होता है, अगर मान लो कोई वेक्टर है, मान लो कोई आदमी है रंगीला, ठीक है, रंगीला जो है इधर की तरफ जा रहा है, तो ये मैं बोल सकता हूँ इसको रंगीला वेक्टर, ठीक है। अब कोई मेरे को पूछा कि रंगीला का डायरेक्शन क्या है, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको, मेरे को नहीं पता इसका डायरेक्शन। ये ना ईस्ट बताया है, ना वेस्ट बताया है, ना नॉर्थ बताया है, ना साउथ बताया है, ना चारों डायरेक्शन में से कोई डायरेक्शन नहीं बताया है, और मेरे को बोला है कि इस रंगीला वेक्टर का डायरेक्शन क्या है। तो मैं क्या करूँगा, तब उस समय में मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक वेक्टर की इसका डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं कि कोई आदमी वेलोसिटी है जिसका 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 3 मीटर पर सेकंड, 1 2 और ये 3, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है। अब मेरे को इसमें से यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो फिर मैं ये इतना छोटा सा वेक्टर जो है इस वेक्टर में से काट लेता हूँ। ये काट दिया, काट के अलग कर दिया, ठीक है। ये जो है इसी पैरेलल डायरेक्शन में यहाँ से ऐसे ला लिया, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, लेट सपोज कि अगर ये आर वेक्टर है तो मैं इसको लेट सपोज आर कैप बोल देता हूँ, ठीक है। आर कैप क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी बताऊँगा, आर कैप क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, आर कैप का जो है मैग्नीट्यूड क्या है, 1, और एक वेक्टर में अपने को पता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया और इसका डायरेक्शन है ना, सीधा डायरेक्शन लिख दे रहा हूँ। तो क्या ये आर कैप जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया है ना। तो क्या ये आर कैप डायरेक्शन के इक्वल हो जाएगा, जी हाँ, ये आर कैप डायरेक्शन के इक्वल हो जाएगा। और आर वेक्टर में क्या क्या चीज़ है, आर वेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, आर वेक्टर में मैग्नीट्यूड 3, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है इसका, डायरेक्शन की जगह सिर्फ डायरेक्शन लिख देता हूँ। तो ये डायरेक्शन लिख दिया मैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो है, ये जो डायरेक्शन है, क्या मैं ये डायरेक्शन की जगह आर कैप लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ आर कैप लिख सकता हूँ, बस हो गया, यही तो है। ये जो आर कैप है, ये जो आर कैप है यही यूनिट वेक्टर है। अब मैं इसको आर कैप क्यों लिखा हूँ, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स को एक स्पेशल नोटेशन दिया गया है जिसको बोलते हैं, ये ऊपर में इसको कैप,
ठीक है। कैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टोपी के जैसा दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए मैं इसको आर कैप बोलता हूँ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसीलिए ये डायरेक्टली डायरेक्शन के इक्वल हो जाता है और डायरेक्शन की जगह मैं इसको डाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो, अब मैं कोई वेक्टर मान लेते हैं, ए वेक्टर ले लेता हूँ। तो ए वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, तो मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड को देखो रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म है। आप मैग्नीट्यूड को सिर्फ ए लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना तो सिर्फ ए लिख के कर सकते हो, या फिर ऐसे दो डंडा डाल देना ए के अगल बगल, बस ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो गया इसका, ठीक है। तो ये जो है ए वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया मैं यहाँ पे ए, और इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ए कैप, ठीक है। तो ए वेक्टर को पूरी तरह से ये दर्शाने के लिए ये है ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू ए कैप। तो ए कैप यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? ए कैप इज इक्वल टू क्या मैं ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बस यार हो गया, यही तो है यूनिट वेक्टर। क्या है यूनिट वेक्टर? अगर किसी भी मैग्नीट्यूड के वेक्टर से मैं एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर काट लूँ तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। और वो जो वेक्टर जो डायरेक्शन बताने के काम आएगा उस वेक्टर का नामकरण कर दिए हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ यूनिट वेक्टर की सारी कहानी खत्म होती है। अब देखते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है? इट इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो। इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो अब तुम लोग बोल रहे होगे कि मैग्नीट्यूड जीरो है तो ये वेक्टर बनाने का मतलब क्या बनता है? बस यार कोर्स बढ़ाना है और क्या, ठीक है। तो वेक्टर का जो है ना मैग्नीट्यूड जीरो एंड हैव आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब आर्बिट्रेरी का डायरेक्शन क्या होता है? आर्बिट्रेरी मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी डायरेक्शन, ठीक है। क्या इधर जीरो वेक्टर है? हाँ इधर जीरो वेक्टर है। क्या इधर जीरो वेक्टर है? हाँ इधर जीरो वेक्टर है। क्या इधर जीरो वेक्टर है? हाँ जीरो वेक्टर हर जगह, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है जीरो वेक्टर। अब अपन बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। एक सेकेंड इसको मिटा लेता हूँ। हाँ ये तो यूनिट वेक्टर, इसको मिटाता हूँ। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अभी अपन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े थे तो अपने को पता चला था कि दो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है? जो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं उनको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर इन तीन डायरेक्शन में मैं कोई यूनिट वेक्टर्स लेता हूँ, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस में कोई वेक्टर जा रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है। रेड पेन से लिखता हूँ, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं एक मैग्नीट्यूड का 1 2 3, इसमें से ये अगर मैं मैग्नीट्यूड का जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो वेक्टर काट लेता हूँ और वो वेक्टर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो इस वेक्टर का एक नामकरण किए हैं आई कैप। ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। मतलब क्या, एक्स एक्सिस में अगर कोई वेक्टर जा रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 6 जो भी है उसमें से अगर मैं एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर काट लूँ उसको अलग कर लूँ तो उसका एक नामकरण कर दिया गया है आई कैप, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अब सेम मैं वाई एक्सिस के साथ करूँ तो, और वाई एक्सिस में कोई ऐसे वेक्टर जा रहा है लेकिन मैं एक वेक्टर काट लिया जिसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका भी एक नामकरण कर दिए हैं जे कैप।
ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं देखता हूँ के कैप, वही सेम जेड एक्सिस के साथ भी कर दिए। जेड एक्सिस में कोई जा रहा था, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड 5 था, लेकिन उसमें से मैं एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर काट दिया और अलग कर लिया, तो उसका एक नामकरण कर दिए के कैप, जो कि है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अब मैं क्या बोलते हैं ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही क्यों होता है, क्योंकि जब एक वेक्टर को क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से जूझना होता है, तो वहाँ पे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है, तो यूनिट वेक्टर वहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्शन के इक्वल आ जाता है, तो वहाँ से डायरेक्शन की जगह अपन कोई भी यूनिट वेक्टर डाल सकते हैं उठा के, ठीक है। तो ये था पूरा यूनिट वेक्टर्स का किस्सा। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा वेक्टर्स के बारे में, ठीक है, रुक जाओ, इसको मिटा देता हूँ फिर बताता हूँ। अगर मान लो कि कोई वेक्टर है एरो, ठीक है, इधर जा रहा है तो इस तरफ दिखाएंगे, इधर जा रहा है तो इस तरफ दिखाएंगे, लेकिन अगर कोई वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको जो है डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कोई वेक्टर अगर ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है प्लेन के, तो उसको सिर्फ ये ऐसे डॉट की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऐसे करके कहीं दिया हुआ है डॉट, ये डॉट क्यों लिए, क्योंकि ये देखो ये पीछे का, अगर ये अंदर जाएगा तो तुमको सिर्फ एक डॉट दिखेगा ना पीछे का, इसीलिए डॉट लिए। और कोई वेक्टर अगर बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उसको लिखते हैं क्रॉस, ठीक है। बस यार आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं अपन अपने अगले लेक्चर में, ठीक है।